हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2024 के पेपर में जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से पूछे गए थे, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास में प्रोबेबिलिटी का सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था मैकेनिकल के एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, टेक टू लॉन्ग डाइस, रेक्टेंगुलर है जिसका शेप, ईच हैविंग 4 रेक्टेंगुलर फेसेस दैट इज लेबल्ड एज 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो डाइस 1 में दे देता हूँ नाम और एक दे देता हूँ डाइस 2। 2 डाइसेस हैं, उन पे नंबर क्या क्या मेंशन्ड है, 2, 3, 5 एंड 7। करेक्ट, डाइस 2 पे क्या दे रखा है नंबर, 2, 3, 5 एंड 7। करेक्ट है, ये दो हमारे पास में ये दो नंबर हमारे पास में गिवन है डाइस 1 और डाइस 2 पे। क्या बोला गया, इफ़ थ्रोन द लॉन्ग डाइस कैन नॉट लैंड ऑन द स्क्वायर फेसेस एंड हैज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 ऑफ लैंडिंग ऑन एनी ऑफ द 4 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो सपोज करिए हमारे पास में जो डाइस है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, कुछ ऐसा शेप का है डाइस, तो वो इस वाले फेस के ऊपर लैंड नहीं कर सकता है, ये उसका बोलने का मतलब है। ठीक है, करेक्ट, तो ये हमारे पास में बोल दिया गया और उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, चारों साइड के चारों मतलब फेस के ऊपर लैंड करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। दैट मीन्स इक्वली प्रोबेबिलिटी गिवन है। क्या बोला गया, द लेबल ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज द स्कोर ऑफ द थ्रो। जो भी डाइस के ऊपर शो होगा वही उसका क्या होगा, स्कोर होगा। तो क्या बोला गया, और चारों फेसेस पे नंबर कौन कौन से हैं, ये नंबर्स गिवन है भैया, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 डाइस 1 और डाइस 2 पे। करेक्ट, तो आप हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया इफ़ थ्रोन टुगेदर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द 2 लॉन्ग डाइस स्कोर इज ग्रेटर देन 11। तो घुमा फिरा के बात यही पूछा गया है कि 2 डाइस है, एक डाइस 1 है, एक डाइस 2 है, उन पे नंबर्स गिवन है फेसेस पे 2, 3, 5, 7। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर दोनों डाइस को अपन एक साथ फेंकते हैं तो जो नंबर हमें मिलेगा वो ग्रेटर देन 11 मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये पूछा गया बेसिक सा। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर अपन लगाएंगे। तो ये मैं सपोज करो लिखता हूँ, मैं अभी इसको यहाँ से लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे D1 और D2। ठीक है, अगर डाइस 1 पे सपोज करिए अगर 2 आता है और डाइस 2 पे कोई भी नंबर आए, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5 या 7 में से कोई भी एक नंबर आए, तो क्या इन दोनों का सम करने पे हमें 11 मिलेगा या ग्रेटर देन 11 मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दैट मीन्स डाइस 1 पे अगर 2 आए या फिर 3 आए तो भी हमें क्या मिलेगा, 11 से ज़्यादा नहीं मिल सकता। अब सम करके देखिए ना। ठीक है, तो डाइस 1 एंड डाइस 2 पे क्या क्या नंबर्स पॉसिबल है, तो अगर डाइस 1 पे 5 आता है और डाइस 2 पे 7 आता है, तभी हमारे पास में क्या हो जाएगा, सम उनका ग्रेटर देन 11 हो जाएगा। दैट मीन्स 12। हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 11 चाहिए था, हमें चाहिए था ग्रेटर देन 11। तो ऑब्वियसली हमारे पास में 12 क्या है, ग्रेटर देन 11 है। सेम अगर डाइस 1 पे 7 आ जाए और डाइस 2 पे 5 आ जाए तो भी हमारे पास में सम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दैट इज़ ग्रेटर देन 11। करेक्ट, तो और क्या पॉसिबिलिटीज़ है भैया, एक और पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ अगर दोनों ही डाइस पे 7 और 7 आ जाए तो भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 11। दैट मीन्स 3 केसेस हमारे पास में मिले, फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस, जिसमें कि हमारे पास में जो डाइस 1 और डाइस 2 पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, उनका सम करने पर ग्रेटर देन 11 आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि टोटल हमारे पास में नंबर ऑफ केसेस कितने पॉसिबल हैं, तो डाइस 1 पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, 4, और डाइस 2 पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, 4, 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये डाइस 1 के लिए लिख दिया मैंने, ये डाइस 2 के लिए लिख दिया। ठीक है, डाइस 1 पे कितने नंबर्स में से एक नंबर आ सकता है, 4 में से भैया कोई एक नंबर आएगा ना। प्रोबेबिलिटी में यही तो करते हैं अपन, नीचे में टोटल लिखते हैं, ऊपर में डिजाइड लिखते हैं न्यूमरेटर में। करेक्ट, सेम हमने लिखा डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ केसेस, दैट इज़ 4 × 4, क्योंकि 4 में से कोई एक नंबर आएगा पहले वाले डाइस पे और सेकंड वाले डाइस पे भी 4 में से कोई एक नंबर आएगा। और जो डिजाइड में होगा वो क्या होगा हमारे पास में, ये वाला केसेस। दैट मीन्स इन 3 में से कोई भी एक केस आएगा तो उस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, हमें नंबर
जो उनका सम होगा वो ग्रेटर देन 11 होगा, दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू 3/16, करेक्ट है, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है, दैट इज़ 3/16। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन दिया गया था, बट यहाँ पर इतना सारा ये ड्रामा लिखा गया था, इसलिए जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप क्वेश्चन को स्किप करें। बट क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं थी, क्वेश्चन बेसिक सा था। आपको बस ये सोचना था कि जो उनका सम है डाइस पे वो 11 से कैसे ग्रेटर आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है भैया कि अगर डाइस 1 और डाइस 2 पे अगर आप नंबर्स देखेंगे तो यही 3 कॉम्बिनेशन होंगे जहाँ पर कि हमारे पास में सम क्या आएगा उनका ग्रेटर देन 11 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, डिजायर्ड अपॉन टोटल विच इज़ द प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था गेट 2024 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, वो भी 2 मार्क्स के लिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था, बट वो एप्टीट्यूड के सेक्शन में पूछा गया था। इसका मतलब है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3 मार्क्स आपके हाथ में है अगर आप गेट का पेपर लिख रहे हैं किसी भी पेपर से। ठीक, तो उस रिस्पेक्ट से जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है वो एप्टीट्यूड के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है और आपके मैथमेटिक्स के सेक्शन में तो पूछा जाने वाला ही है। दैट मीन्स काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट एक्स बी ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल सच दैट इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1, क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू 1 when x is belonging to 0 to 1 एंड 0 अदरवाइज, या फिर एल्स, जो भी आप लिख दीजिए, अदरवाइज लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अदरवाइज। ठीक, और क्या बोला गया हमारे पास में, लेट वाई बी दिस फंक्शन दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एंड आर्ग्यूमेंट इज ई, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में। अगर आपने हमारा जो प्लेलिस्ट है प्रोबेबिलिटी का अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हम किसी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए कैसे निकालते हैं। दैट इज़ इंटीग्रल एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है, बट यहाँ पर हम निकाल रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई एफ एक्स डी एक्स, करेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर लिमिट क्या होगी हमारे पास में, लिमिट डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन जहाँ पर डिफाइंड है हमें वही लिमिट लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स 0 to 1 लेना पड़ेगा हमें, करेक्ट। तो अब आप मुझे बताइए कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है उस डोमेन में, दैट मीन्स 0 to 1 वाले इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। तो एफ एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे 1, और बाकी वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, वाई की वैल्यू रखेंगे ये वाली, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 टू द बेस ई, करेक्ट। तो इन सारी चीज़ों को अगर अपन इंसर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें बताइए, 0 to 1 यहाँ पर मिल जाएगा हमें, लॉग को मैं लॉग टू दी बेस ई है तो मैं उसको ln लिख लेता हूँ, ln x प्लस 1, और यहाँ पर है हमारे पास में dx, करेक्ट। दैट इज़ ई ऑफ वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पर। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या मैं x प्लस 1 को t मान के पुट कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पुट x प्लस 1 इक्वल टू टी, या फिर लेट लिख देता हूँ, पुट की वैल्यू अलग हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट x प्लस 1 इक्वल टू टी, तो हमारे पास में dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। और आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो इंटरवल होता है, दैट मीन्स लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, वो भी चेंज होती है। ठीक है, दैट मीन्स लोअर लिमिट क्या होगा, इफ़ x प्लस 1 इक्वल टू टी है तो x की वैल्यू जब 0 होगी, x की वैल्यू क्या है 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, दैट मीन्स लोअर लिमिट हो जाएगा 1। सेम करेंगे अपन, जब x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो अपर लिमिट हो जाएगी 2, करेक्ट। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ पर अब हमारे पास में क्या आ जाएगा,
ln t और यहाँ पर हो जाएगा dt, ठीक है, करेक्ट, ln t dt। अब आप इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा u v इंटीग्रल u इंटू वी dx वाला फार्मूला। क्या होता है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले फार्मूला क्या यूज़ करने वाला हूँ मैं, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। इंटीग्रल u इंटू वी dx को आप क्या लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल जिसका आपने जो आपने बाहर रखा है उसका आपने डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको u डैश निकालना पड़ेगा, दैट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u एंड देन इंटीग्रल ऑफ v dx। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो बस इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आइलेट रूल का यूज़ करते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। ILATE लेट, आइलेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हम लोग किसको मानेंगे, हम लोग फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन u हो गया 1, तो हमने 1 को बाहर रखा और हमारे पास में हमने ln t को, सॉरी हमने उल्टा करते हैं, हम इसको u को मान लेते हैं ln t और 1 को मान लेते हैं v। तो हमारे पास में ln t को हमने बाहर रख दिया और t का और 1 का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा t, ठीक है। लिमिट है 1 से 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ जिसको हमने बाहर रखा था उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दैट मीन्स ln t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/t और इंटीग्रल ऑफ 1 करेंगे तो आएगा t dt, ठीक है, 1 से 2। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ t ln t 1 से 2 माइनस यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास में, कट जाएगा ये, बचेगा हमारे पास में इन t, वो भी कहाँ से कहाँ तक 1 से 2। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ t ln t माइनस t और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ लिमिट 1 से 2, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2 ln 2 माइनस 2 माइनस 1 की जगह रखेंगे तो आ जाएगा ln 1 माइनस 1, ठीक है। अब आप अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये 2 और -1 हो जाएगा, तो हमारे पास ln 1 0 हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 ln 2 की वैल्यू होती है हमारे पास में 0 पॉइंट, आई थिंक एक बार चेक करिए आप ln 2 की हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो ln 2 की वैल्यू आपको मिलेगी 0.69, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +1, तो -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाता है ln 1, करेक्ट है। तो ये हमारे पास में देगा 1.38 माइनस 1 विच इज़ नथिंग बट अप्रॉक्सीमेट 0.38। सो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, वो क्या होगा हमारे पास में, वो होगा 0.38, करेक्ट है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.38। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था मटेरियल साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इफ़ x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विथ मीन्स μ1 एंड μ2 एंड वेरिएंस ρ1 एंड ρ2। तो हमारे पास में क्या है, x1 एंड x2 दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और हमारे पास में क्या है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मीन है वो है μ1 एंड μ2 और जो हमारे पास में इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएंस है दैट इज़ है ρ1 एंड ρ2, करेक्ट। ये हमारे पास में मीन है और ये हमारे पास में वेरिएंस है, करेक्ट। ये है दो रैंडम वेरिएबल्स x1 एंड x2। हमसे पूछा गया है इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में एक्सपेक्टेशन, मीन क्या मतलब होता है, मीन का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ई ऑफ x प्लस वाई, या फिर आप x प्लस वाई लिख लीजिए या फिर आप x1 प्लस x2 लिख लीजिए।
दैट इज़ इक्वल टू होता है ई ऑफ एक्स वन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ई ऑफ एक्स वन प्लस ई ऑफ एक्स टू। एंड सेम केस होता है वेरिएंस के लिए भी हमारे पास में, वेरिएंस ऑफ एक्स वन प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स टू, सॉरी वेरिएंस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स वन प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स टू। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पे दो फार्मूलेज होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई ऑफ ए इंटू एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास में, जो कांस्टेंट टर्म होता है ये ए इज़ अ कांस्टेंट, वो बाहर आ जाता है, इंटू ई ऑफ एक्स हो जाता है, ये भी एक फार्मूला। और एक वेरिएंस का फार्मूला होता है हमारे पास में, वेरिएंस ऑफ ए ऑफ, अगर अब मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स या वाई कुछ भी लिख देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू हो जाता है हमारे पास में ए स्क्वायर इंटू वी ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई, जहाँ पर कि ए हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलेज हैं, मैंने यहाँ पे बेसिक फार्मूलेज लिखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या हो जाएगा कि हमारे पास में जो समेशन है वो भी μ1 प्लस μ2 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप उनका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखेंगे वो भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, μ1 प्लस μ2 हो जाएगा, और जो हमारे पास में वेरिएंस है वो भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, ρ1 प्लस ρ2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, x चाहिए था, x1 प्लस x2 चाहिए था। x हमारे पास में क्या है, x1 प्लस x2, और x1 और x2 के हमारे पास में मीन्स क्या है, μ1 एंड μ2, और हमारे पास में क्या है, वेरिएंस उसका ρ1 एंड ρ2 है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कोई स्क्वायर टर्म नहीं आएगा, क्यों हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ गिवन है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर टर्म हमारे पास में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था मेटलर्जिकल साइंस के पेपर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।